आई थिंक यहाँ पे मिलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी बात को रख सकें और एक डायलॉग क्रिएट कर सकें। एंड इन दिस डायलॉग हम व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू इज कि बहुत ही अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके ये बता सके कि हम युवाओं में अभी किस तरीके का, एंड अगर आप खुद युवा हैं तो आप किस तरीके के इश्यूज को ऑब्जर्व करते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में, खुद के अंदर, कहीं ना कहीं ऑल्सो। एंड आई वाज होपिंग कि जो हमारे स्पीकर्स हैं अगर वो थोड़ा सा एक लाइट दे सके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के इश्यूज परसिस्ट और एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई जेन्युइनली होप अगर एक्सपीरियंशियल होगा तो हम सारे कनेक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड वी कैन टेक। या I think it was very beautiful to hear Aparna ji talk in the larger group, and I'm just wondering, ma'am, like आपके point of view से because आप iCall को काफी time से lead कर रहे हैं, you must be coming across a lot of experiences। तो कुछ ऐसा call या कुछ ऐसे calls जो आपको लगता है कि युवाओं में काफी देखने को मिले हैं, कुछ symptoms देखने को मिले हैं, या कुछ issues यूथ के अंदर देखने को मिले हैं। We'll love to hear your side of it। आ, मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ, पर ये युवाओं का डायलॉग है तो मैं ज्यादा स्पेस नहीं लेना चाहती हूँ। बाद में अगर बातचीत का मौका मिले तो जरूर आई विल कम बैक। पर ये तो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आईकॉल के बारे में। आईकॉल की ये जो हेल्पलाइन है ये हमने 10 साल पहले शुरू की थी। टीआईएसएस का ये एक प्रकल्प है और ये जो सेवा है ये बहुभाषिक है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर प्रोफेशनल्स द्वारा चलाई जाती है। और सिर्फ युवा नहीं, पर पूरे लाइफ स्पैन से जुड़े हुए मुद्दों पर लोग हमें कॉल करते हैं, अलग अलग भाषाओं में कॉल करते हैं। पूरी तरह से ये गोपनीय सेवा है। पर युवा एक हमारे कॉल प्रोफाइल का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो उनके बारे में जो हमारे अनुभव है उसके बारे में क्विकली मैं बात करना चाहती हूँ कि एक तो जो युवा है वो themselves आर नॉट अ होमोजेनस मास, एक संघ नहीं है। अलग अलग वल्नरेबिलिटीज है, पर उसमें कई सारे वल्नरेबल ज्यादा घटक है, जैसे एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स है, रूरल एरियाज में रहने वाले हैं, औरतें हैं, जो सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस है, वो उनकी वल्नरेबिलिटी, सारी युवा वल्नरेबल है पर उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। वो मैं कहीं पर एक अधोरेखित करना चाहती हूँ शुरुआत में। और दूसरा है कि लोग हमें अलग अलग तरीके के मुद्दे लेकर कॉल करते हैं, और हमारे पास ईमेल की भी सेवा है। हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है कि युवा ज्यादा से ज्यादा अनोनिमिटी चाहते, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते, गोपनीयता चाहते हैं, क्योंकि वो मदद चाहते हैं पर उनको डर लगता है कि किस तरीके से मदद मिलेंगी। पेरेंट जैसी मदद मिलेंगी क्या, लेक्चर मिलेगा क्या, कुछ प्रीचिंग मिलेगा क्या। और बहुत सारे युवा बातचीत से कभी कभी ये पसंद करते हैं कि अपनी फीलिंग्स के बारे में वो टाइप करें, उससे ज्यादा उनको कंट्रोल लगता है, ज्यादा एनोनिमिटी लगते हैं। तो दोनों माध्यमों का वो इस्तेमाल करते हैं। मुद्दे क्या होते हैं, तो मुद्दे तो रोजमर्रा की जिंदगी के ही होते हैं, पर ज्यादा ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में रोजमर्रा की जिंदगी में बात करना शायद आसान नहीं है, या फैमिली में, पेरेंट्स में, और कभी कभार दोस्तों में भी बात करना मुश्किल हो जाता है। जैसे सेक्सुअलिटी है मुद्दा, एक तो मुद्दा करियर का है, बहुत सारे एस्पिरेशंस है, पर बहुत सारा डर है फेलियर का, बहुत सारी उमंगे है, पर बहुत सारी परेशानी है फ्यूचर के बारे में। राइट, क्योंकि बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं, मीडिया या सोशल मीडिया का प्रभाव है, पर अपनी कैपेसिटी कहाँ पर ढूंढे। और कोई स्कूल इसके लिए तैयार नहीं करता है कि फेलियर को कैसे आप अपनाएं या उसका सामना कैसे करें। तो ये एक स्पेस लो। और बहुत सारी बार युवाएं करियर की स्टोरी लेकर हमें फोन करते हैं, और थोड़ा सा हम स्क्रैच करें तो सेक्सुअलिटी की स्टोरी निकल के आती है, शायद प्यार की स्टोरी निकल के आती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें प्रॉपरली कुछ अच्छा बोलना चाहिए हेल्पलाइन पर। तब उनको पता चलता है कि ये नॉन जजमेंटल स्पेस है, तो अपनी जिंदगी की बातें खुल के करते हैं। रिलेशनशिप एक बड़ा सा मुद्दा है जो बार बार लोग लेकर हमारे पास आते हैं। प्यार में पढ़ना, पढ़ने के बाद दूसरे व्यक्ति का रिस्पॉन्स मिलना या ना मिलना, रिजेक्शन,
प्यार में उसको हैंडल कैसे करना है, कंसेंट नहीं है प्यार में, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, पुराने वाले फॉर्मेट्स गए रिलेशनशिप्स के, अभी यूथ अलग अलग रिलेशनशिप के फॉर्मेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर उसके लिए स्क्रिप्ट नहीं है, उसके लिए मान्यता भी नहीं है समाज की। तो किस तरीके से उसके बीच नेविगेट करे? पीपल नीड सम स्पेस विच इज नॉन जजमेंटल वेयर दे कैन पोर देयर हार्ट डेफिनेटली। देन ऑफ कोर्स वायलेंस एंड अब्यूज का बड़ा सा मुद्दा है, सेफ्टी से जुड़े हुए बड़े से मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे लेकर लोग, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, हमारी हेल्पलाइन सुइसाइड और सेल्फ हार्म की हेल्पलाइन ही नहीं है, पर सुइसाइड और सेल्फ हार्म ये दो बड़े से मुद्दे हैं जिसके लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं। और मैं डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ, बहुत सारे युवा है वो हमें फोन करते हैं जब वो सुइसाइड का अटेम्प्ट चल रहा है और उनका लास्ट होप है कि मैं इस हेल्पलाइन पर कॉल करूं और शायद एक रे ऑफ होप मिले। पर सुइसाइड के अलावा दूसरी एक बड़ी समस्या भारत में बढ़ रही है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो सेल्फ हार्म है। अपनी नस काट लेना, अपने आप को सर को पटक लेना, खाना नहीं खाना, या किसी तरह से चोट पहुंचाना। यहाँ पर मरने की कहीं पर इच्छा नहीं है, पर लोग चाहते हैं मेरी बातचीत, शायद मेरा दर्द, मेरा पेन, ये शायद इससे हल्का हो जाता है। हम चाहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव तरीका उसके लिए ढूंढा जाए रादर देन अ डिस्ट्रक्ट। तो सारी ये बातें लेकर लोग हमारे पास आते हैं। और एक बड़ी सी समस्या है लोनलीनेस की, मैं अकेलापन हूँ, कोई मेरी बात सुनने वाली व्यक्ति नहीं है, जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, ऐसा कोई नहीं है। और इसका मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं कि दो तरीके से होता है। कुछ लोग हैं जो घुटन महसूस करते हैं, उदासीनता महसूस करते हैं, एंजाइटी, अपने आप पर ही रोष वो निकालते हैं। या कुछ लोग हैं जो एक्सटर्नलाइज करते हैं, बहुत गुस्सा है, विध्वंस है, शायद वायलेंस है। तो ये दोनों तरीके की मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री में मेंटल हेल्थ की समस्या है वो शायद आपके ब्रेन से, शायद मन से जुड़ी हुई है। पर भारत में जो युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं है, इंक्लूडिंग सुइसाइड, आर रिलेटेड टू देयर एवरीडे लिविंग प्रॉब्लम्स। तो वो चाहते हैं कि उनकी बातचीत सुनी जाए, उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिले ये पूरे जर्नी में। पर वो ये भी चाहते हैं कि जिन हालात की वजह से उनका ये असर हुआ है, वो हालात को बदलने में भी हमारी हेल्पलाइन उनको मदद करे, शायद अलग अलग सपोर्ट सिस्टम से उनको जोड़ दे। तो इस तरीके की बातचीत युवाओं की हम भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से यूथ सेंट्रिक सेवा चलाए और ना कि एडल्ट सेंट्रिक सर्विस फॉर यंग पीपल। So we are also learning about that. But this is in nutshell what we hear at the helpline. No, absolutely. Thank you so much. Thank you. And I also see कि हिमानी आपका हाथ मतलब raised है. But before we can go to you, like because हम लोग sexuality और identity के बारे में इतना like strongly बात कर रहे थे, and we have Pushpa ji with us, who has her own narrative and her own experience with it. So I think before we open it to all the youth to come in and share their point of view, it will be very very helpful if Pushpa ji, you would like to come in and share your narrative and story, and yeah, I think that would be very helpful. थैंक यू प्रार्थना। यहाँ मेरा नाम पुष्पा है और मैं जमशेदपुर से हूँ। मैं पीपल फॉर चेंज और जमशेदपुर क्वेयर सर्कल के साथ काम कर रही हूँ। तो एज एन क्वेयर इंडिविजुअल मेरे क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या कहानी है, वो हम लाइक शेयर करना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा लाइक जो हमारे वेलबींग के बारे में बात की जा रही है, तो बेसिकली ये हमारा स्टार्ट हो जाता था जब हम एक एज पे आते थे, अडोलसेंट वाला एज था, जब हमें अट्रैक्शन वगैरह होता था। बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते थे कि हमारी ओरिएंटेशन क्यों है, क्योंकि बेसिकली जेंडर टू बाइनरीज में बंधी हुई है, या तो मेल या तो फीमेल। अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़के के साथ जाना है, और अगर आप लड़का है तो आपको लड़की के साथ जाना है। बट मेरी सिचुएशन में बहुत ही अलग चीजें थी कि मैं लड़की हूँ और मुझे अट्रैक्शन भी आ रहा है लड़की के लिए। अब मैं ये किससे डिस्कस करूँ, क्या चीजें हैं, मुझे स्टडी के दौरान बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कुछ ऐसा स्पेस होना चाहिए कि जहां मैं बात कर सकूं। टीचर्स भी इतने क्वेयर अफर्मेटिव नहीं थे, उनका रिस्पॉन्सेस अच्छा नहीं था। लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी।
मेरी एक पार्टनर थी स्कूल में, तो बेसिकली हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था। दैट वाज नॉर्मल, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, जैसे एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के रखता है। तो वो टीचर का कहना ऐसा था कि हाथ क्यों पकड़ के रखे हो आप लोग, दूर हटिए। तो लाइक हम लोग ऐसे दूर हो गए। तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ था मुझे कि ऐसी चीजें क्यों आ रही है, मेरे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा था, मेरे वेलबींग को लाइक। और लिटरली जब हम लोग उस दौर पे रहते हैं ना, जब हम अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आया था कि मैंने डिनायल कर दिया था बिकॉज ऑफ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि मुझे नहीं बतानी अपनी आइडेंटिटी, चलो हम लड़के से बात करके एक्सप्लोर करके देख लेते क्या होती है चीजें। बट वो चीजें हो ही नहीं रही थी, बिकॉज मेरी आइडेंटिटी कुछ और है, मेरी सेक्सुअलिटी कुछ और है, मेरी मेरी ओरिएंटेशन कुछ और है। तो मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था और एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वो जो एक्सेप्टेंस का पार्ट होता है ना कहीं वो चीज मिस थी स्कूल में। स्कूल में देन फिर कॉलेज वाला सीन आया। लाइक कॉलेज में हम एंटर के, कॉलेज भी लाइक बोला जाता है ना इंक्लूसिव भी नहीं था और डाइवर्स तो बिल्कुल ही नहीं था मेरे टाइम पे। अभी के टाइम पे क्या चीजें हैं कि लोग बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू बात करते, दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर करते, फैमिली में बात करते, रिलेटिव से बात करते। बट क्या है ना, फ्रेंड मेरे एज के, तो फ्रेंड मुझे किस तरीके से गाइड कर पाएंगे, वो चीजें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी ही अंडरस्टैंडिंग के बराबर थी। तो वो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोला कि मुझे लड़कियों के लिए फीलिंग्स आ रही है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत होगा, तुम लड़के के साथ ट्राई करके देखो, तुमको अच्छा लगेगा, फिर तुम बताना कि क्या चीजें हैं। तो हम बोले नहीं हो रहा है, ये चीजें हो ही रही नहीं है, हम कैसे कर लें। तो लाइक कहीं ना कहीं वो जो सेव स्पेस है ना, और इंटरजेनरेशनल जो गैप्स थे, हम स्कूल और कॉलेजेस में बहुत मिस किए थे कि ये चीजें क्यों नहीं है, एक काउंसलर क्यों नहीं है स्कूल में जिससे हम बात कर सके, वो करिकुलम क्यों नहीं रेडी है अभी तक कि जो इस बारे में भी पढ़ाई कि LGBTQIA प्लस कम्युनिटी क्या है, हम क्या बातें कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है। बेसिकली जब टू जेंडर पे पढ़ाया जाता है, और जब भी स्कूल में थोड़ा सा भी पढ़ाया जाता था, रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया जाता था ऐसे, हाँ होमोसेक्सुअल ये, और हमें उसके टर्म के बारे में हम अवेयर ही नहीं है, तो हम कैसे बोले कि हाँ हम लेस्बियन है, हाँ हम गे हैं। ये चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही थी स्कूल में, तो हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हम गलत किए, कि हम आ गए इस दुनिया में, बहुत ही गलत चीजें हो गई, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स हैं वो ऐसे नहीं है। तो हम सोचते थे कि उनसे जब डिस्कशन होगा फैमिली में, ये बात जब होगी तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या चीजें आएंगी। फिर जब मैंने अपनी फैमिली में ये डिस्क्लोज किया, चीजें बताई कि ऐसी ऐसी हैं, तो उनका रिस्पॉन्स सही था, अच्छा था। बट उनका कहना है कि आप सोसाइटी में पूरा ओपन अप नहीं हो, बिकॉज अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरा करियर है, अभी ये चीजें हैं, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे कि अगर मेरी शादी होगी, अगर मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया तो ये सारी चीजें बहुत सारी निकल के आई थी, जिससे मेरा मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। और लिटरली अभी भी चीजें कुछ ना कुछ होती हैं। तो इस चीज को नेविगेट करने के लिए और इस चीज से निकलने के लिए, अभी जो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, जमशेदपुर क्वेयर सर्कल, बेसिकली वो क्वेयर लोगों के साथ काम करता है, LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर क्वेयर सर्कल में एंटर करने के बाद मुझे वो स्पेस मिला था जहां मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, जहां मेरी बात हो सकी एक ऐसे पर्सन से जो मुझे अंडरस्टैंड कर पाए, जहां मुझे करेज मिल सके। तो बेसिकली चीजें कहाँ से आती है ना, कि आपको करेज कहाँ से मिल रहा है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो पब्लिकली। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूं कि दैट आई एम इनटू गर्ल्स, मुझे लड़कियां पसंद है, ये, बट वो हो नहीं पा रही थी। तो लाइक लास्ट ईयर हमारा प्राइड मंथ था, तो मैंने वहां पे ओपनली सबके सामने बोला था कि दैट आई एम इनटू गर्ल्स, मुझे गर्ल्स पसंद है, आई एम क्वेयर। तो वो बहुत ही ज्यादा हल्ला बोल हो गया था कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। तो वो चीजें ना कहीं मेरे दिल को लग गई थी कि हाँ ये स्पेस मेरे लिए बना हुआ है, ये स्पेस मुझे किस तरीके से सही एक डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, हम किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं बेसिकली। क्योंकि कोविड में मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया था, तो बेसिकली चीजें समझ नहीं आ रही थी कि हम अपने सिबलिंग्स के साथ कमिंग आउट कैसे करें, चीजें कैसी होंगी, कैसे बताएंगे। तो बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ था हमारा, बेसिकली बहुत गंदा। और उस झगड़े के बारे में हम किसी से शेयर नहीं किए थे। इवन हम यहाँ पर भी आए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो मैंने 2 साल तक किसी को बताया नहीं था कि चीजें क्या हैं कैसी हैं नहीं है।
तो एक स्पेस क्रिएट करना, एक स्पेस आपको मिलना आपको कितना ग्रो करता है, आपकी लाइफ को कितने तरीके से चेंज करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया। लाइक एक इंसान जो इतना डरा हुआ था किसी ग्रुप के वजह से, किसी सेफ स्पेस के वजह से, उसमें इतना ग्रोथ आया है, वो इतना चेंज कर पाया है। लाइक अभी वो एज अ यूथ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है अपने कम्युनिटी के लिए। हमें लाइक जैसे कि हमारी कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के लिए, तो उसमें बेसिकली एक शाम सर्कल करके एक सर्कल चलता है, जैसे कि बेसिकली जो चीजें मुझे नहीं मिली थी मैं चाहती हूँ वो चीजें सबको मिले जो हमारे कम्युनिटी में हमारे यहाँ पे हैं प्लेस में। तो हम लोग वो शाम सर्कल्स कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि जिसमें से कलेक्टिव वेलबिंग की बात हो, क्वेयर एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं, कम्युनिटी क्रिएट होती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है ताकि विजिबिलिटी आए कम्युनिटी की, जो मेरे मुझे नहीं मिल पाई थी ना। तो कहीं नहीं कहीं लगता है कि हम इजी करें चीजें जो आगे के जनरेशन के लोगों को मिल पाए। तो वो कहीं ना कहीं वो वर्क इस तरीके से चलता है। फिर जाके एक हम खुद मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, हमारा जेंडर सेक्सुअलिटी ओरिएंटेशन को लेके बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि हम किस तरीके से उस चीज को फेस करें सोसाइटी के सामने। फैमिली तो ठीक है, फैमिली आती है, फैमिली का सबसे बड़ा मसला है ना कि वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी तो हम भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली सोसाइटी में अगर थोड़ा सा भी एक्सेप्टेंस आ जाता है ना तो फैमिली खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगी वो चीजों को। क्योंकि मेन मुद्दा है कि फैमिली जब आती है तो फैमिली सबसे पहले सोचती है कि सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो कहीं ना कहीं ये मुझे अभी भी फेस करना पड़ता है, लाइक तो जिससे मेरा मेंटल हेल्थ वेलबींग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट हम जिस वे में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे हम अब बहुत सारे सेशन कंडक्ट करवाना, जमशेदपुर में जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे अवेयरनेस सेशन कंडक्ट कराना, हमारे स्कूल्स के साथ काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं जो आकर खुद हमसे बात करते हैं। जब हम स्कूल में सेशंस के लिए जाते हैं तो बच्चे खुद आकर नंबर देते हैं कि हमें इनके बारे में जानना है, हम स्पेस में आना चाहते हैं, हम शाम सर्कल में बैठना चाहते हैं, हम अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना कि मैंने क्या क्या किया और उसके बाद मुझे क्या क्या रिस्पॉन्सेस मिले, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ना, वो जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और जो मेरे टाइम पे जो मुझे नहीं मिली थी इंफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको मिलनी चाहिए। और इनसे हम कैसे ग्रोथ करेंगे और वो मुझसे जुड़कर कैसे हम एक लीडर तैयार कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, कि हम आगे वर्क कर सकें, आगे कम्युनिटी को लेके चल सके। जैसे कि अभी हम लोग लीगल राइट्स में काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वेलबींग पे काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा ना अडोलसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में बात होता है, अडोलसेंट वेलबींग के भी बारे में बात होता है, पर क्वेयर कम्युनिटी के बारे में बहुत कम लेंथ में बात होती है, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा ना इफेक्ट करती है कि क्यों नहीं हो रही है बातें, क्यों इसकी एडवोकेसी नहीं की जा रही है। तो लाइक कहीं ना कहीं हम लोग वो हर्ट फील करते हैं कि राइट्स तो सबके है ना, फंडामेंटल राइट्स करके सबको मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। तो कहीं ना वो चीजें इफेक्ट कर रही हैं कम्युनिटी के लोगों को, अभी भी कर रही हैं। जैसे कि फैमिली में है, सोसाइटी में है, फ्रेंड्स में भी कुछ लोग हैं जो, जैसे कि कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं ना, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम तीखा सा जवाब देते हैं, अगर तुम लड़की हो, तुमको लड़की पे इंटरेस्ट आ रहा है तो तुमको कल को मुझ पे भी आ जाएगा। दैट वॉज हॉरिबल। लाइक कैसे बोल सकते हो आप, अगर आप कम्युनिटी के नहीं हो तो हम लोग आपको नहीं देख पाएंगे ना उस लेंथ में कि आप ये बहुत गलत जो थिंकिंग है ना लोगों की कम्युनिटी को लेके, बेसिकली बहुत ही पीछे है और बहुत ही मतलब कि वो लोग की थिंकिंग अभी तक डेवलप ही नहीं हो पाई है। बेसिकली अभी के लोगों में थोड़ा एक्सेप्टेंस है, पर कुछ लोग ऐसे है ना कि उनमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की कमी है कि वो समझ नहीं रहे हैं। तो एक स्पेस ऐसा क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे हम बातें शेयर कर सके, अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। जैसे अर्पणा मैम ने कहा था ना, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरजेनरेशनल फीलिंग्स, इंटरजेनरेशनल टॉक। तो हम एक जब एक बड़ा इंसान हमें समझाता है ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस चीजों को समझ सकते हैं। और लाइक एक स्पेस ऐसा भी क्रिएट होना चाहिए ना जहाँ पे हम मम्मी पापा से बात कर सके,
अपने भाई बहन से बात कर सके, अपने फ्रेंड्स से बात कर सके उस टॉपिक में, कि ये डिफरेंट नहीं है, ये बहुत पहले से है, बस आप लोग को अभी दिखा जा रहा है क्योंकि करिकुलम्स में नहीं है या इसका कोई लिटरेचर नहीं है, इसके बारे में बात वेरी करने ट्रू, के लिए। तो क्वेयर काउंसलर हर स्कूल्स में होने चाहिए, स्पेशली कॉलेजेस में भी होने चाहिए। जहाँ पे मुझे कमी लगी थी, जैसे कि हम लोग स्कूल्स में थे ना, तो हम लोग शेयर नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ मेरा हिंदी मीडियम स्कूल था। तो हिंदी मीडियम स्कूल्स में ना इतनी कुछ भी एक्सेसिबल नहीं रहता था, कुछ भी आपको इतना सारा वैरायटीज नहीं मिलेगा कि आप इस टॉपिक से बात कर सकते हो। बेसिकली उनको समझ ही नहीं था कि ये क्या होता है। अभी भी हम अपनी एक टीचर को बोल देंगे ना, आई एम फ्रॉम दी कम्युनिटी, हम LGBTQI+ कम्युनिटी से, तो पूछेंगे क्या होता है, ये चीजें हैं। तो जो अवेयरनेस की कमी है ना, उसको उस पे बात करनी चाहिए कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगा। कि अगर आप बात करें, अब ना लाइक ये हम और एक चीज ऐड करना चाहते हैं, जो अर्बन एलिट की बात की गई है ना, कि अर्बन एलिट को ही कम्युनिटी से आते हैं, तो नो, हम लोग बहुत ही लाइक अर्बन एलिट नहीं है, हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरी ओरिएंटेशन और मेरी सेक्सुअलिटी ये है। तो लाइक ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लग जाता है कि गरीब लोग भी आते हैं कम्युनिटी से, इतना नहीं है कि अमीर लोग ही कम्युनिटी से हैं, तो ऐसी चीजें भी है। उन चीजों को नजर में देखते हुए सोचना चाहिए सबके बारे में। और लाइक अभी हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सबके हो जाने के बाद हम आंसर करने के लिए भी रेडी हैं। या बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू एंड आई फील कि जब हम ओपनली अपनी बातों को रख पाते हैं और स्पेसिफिकली जब हम स्टिग्मा के लेंस से देखते हैं, तो ये वर्ड बहुत जनरलाइज और बहुत ओवर यूज हो चुका है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीकेशन ऑन वन इंडिविजुअल कितना डीप हो सकता है, वो पुष्पा जी की स्टोरी से बहुत पावरफुली निकल के आया। एंड आई ऑल्सो सी गुंजन जी टू रेज हर हैंड, एंड आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी वांट टू ओपन अप विद। एंड जस्ट पोस्ट आवर नेक्स्ट स्पीकर, जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्पीकर क्लोज करता है, वी विल लव फॉर गुंजन जी एंड अदर मेंबर्स टू go ahead and please share. I will address ma'am just in a minute. So Lakshmi ji is our third speaker in the small group, and ma'am, we would love to have you with us. And thank you so much for taking out the time and coming. Ma'am has an experience of almost 10 plus years. She's been a faculty with Art of Living, and स्पेशली सेकेंडरी स्कूल्स इन दिल्ली जो गवर्नमेंट एज्ड हैं, उनके साथ उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड एज अ फैकल्टी उन्हें 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। शी इज़ शी कम्स फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, एंड वी वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस। एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप स्कूल सिस्टम्स को देखते हैं या स्कूल कम्युनिटीज़ को देखते हैं, वहाँ पे आप किस तरीके के इश्यूज यूथ में ऑब्जर्व करते हैं? अगर कोई एक या दो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके प्रोफेशनल जर्नी के टाइम पे, दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर अस, आई थिंक इट वुड बी वेरी मीनिंगफुल in this space for us as youth to learn and connect and relate. And yeah, we really welcome you into this space, and would love to hear your journey and your experiences. Thank you so much, Prarthana, for inviting me and giving me space to speak in this forum. Like as Aparna ji and Pushpa also had already shared their story, their thoughts. Yeah, all these things are very much prevalent amongst children. And I was teaching chemistry, so it was all the more challenging for me to be counseling children when it was their competitive exams and board exams and all those things. So I used to observe a lot of anxiety issues. So there was a lot of effort from many of us as teachers to help the children sort out their problems and all. But then all the children are not alike, right? Some don't want to share at all.
some are like they feel lonely. They shut them out, from others. So some, they need constant push, and some need just, you have to just give them hope. You don't have to counsel them so much. So some are like, they think that they are into deep depression, and it was like that. And some time ago, one of my students who was doing MBBS in Maulana Azad, she came and she told me very shocking thing, that she said that, one in every third medical student is in depression. So there is so much of competition. And then, yes, after pandemic, the loneliness has become a trend now. And so there are so many such issues which are coming up. And all the time we were like giving them space and telling them and doing counseling and trying to put them in some activities, doing all this. But then fundamentally, there were a few issues which we could not really help the children sort out. And also I could observe a lot of things, limitations in our own thinking also. So then this batch flower had come up for me, after I took retirement, voluntary retirement. So this batch flower basically was discovered by Edward Batch in UK in early 90s. So he worked with flowers, and then he extracted certain essence which address almost all the emotions people, so you name the emotion, you have a remedy for it. And these are very safe. And these remedies, when you give them, when you take, they help in changing causing the transformative effect. Suppose, you have the temperament to be, committing suicide, or you are a little suicidal in thoughts, and then there is an emotion, there is a remedy. We call them as remedies, these essences as remedies. So I saw these ones working very well. My elder daughter was an international basketball player, and she met with an injury in her nationals once. So after that, her confidence got shattered, and then she was not selected as the captain next year in the college. So this all the more put her into trouble. So when this was like that, somehow we were trying to help her. And then she is now a storyteller for a storyteller trainer. And she had a session, first training session she had to give to NSC students in Tripura. And she was not confident at all. So then that was the first time we started batch flower therapy in the house. And she took it 1 week before she had to go. She took it and she went there. And she said she was absolutely calm and could do the session very well. So this fundamental, the principle in batch flower therapy is that one's physical and mental well-being is a function of emotional well-being. So there's emotional disturbances are the root causes for the disturbances in the health. And I don't know if any one of you have heard of Kirlian photography, aura photography. Yeah, anybody? No. Okay. So this is actually a photography taken, the aura of the person, which is the energetic field around a person, which mainly represents the energy, emotional and mental energy levels. So if there is some color change observed in any part of the body, so it is predicted that there is going to be some health problem in that particular part of the body. So then the person is accordingly treated and asked the emotions and all, and then the person is healed even before the issue comes into the body level. So all the issues, mental and physical, are understood as psychosomatic. First they come in the energy level, and then emotional level, and then come into your body level and manifest in the body level. So that's exactly how batch flower therapy also works. So we take consultations. And I represent a forum called Voyeur Forum, Voyeur Company. This actually is brought in India by a couple, Digvijaji Karot and Apurva Karot. And these people actually have started spreading this knowledge. They conduct training sessions and give you training. And then you are ready to treat the people. Okay. So these, when you take these remedies, you will see some transformative changes in the
body. So this is precisely, I mean, I can put my work as, right now I'm passionately working on this, helping people stabilize their emotions through badge flower therapy. We take a consultation, short consultation of half an hour. We don't dig deep into why something has happened in the life, but then we try to know what the person is going through. And when we know what the person is going through, we know what remedies are to be given. So what is the emotion behind what has happened? So that is treated, and lots of issues are sorted out through this. Yeah. So almost all of those which were already mentioned by Aparna ji, and also a few of what Pushpa had mentioned. So all of them. See, sometimes what happens, there is, because of the social circumstances, there is a poor me kind of a feeling that develops in me, in people. So even that, for that also we have a remedy. So all this, and somebody like who is all the time, like Mr. Shalin also had, said that, when people cannot connect, so how can they become leaders? So we have remedies for that also. We understand why the person is not able to connect. It could be because the person just doesn't want anybody to get into the private space. I just want my private space. You be in your private space. But then they may have great ideas, but then they cannot become leaders. So all such kind of issues are also dealt in through this therapy very well. And Prarthana, I'm going to really go into schools and start this. It's been a year I gotten into this, and I got trained fully very recently. So I'm going to go to schools, work with this, and there are a lot of this institution, this forum organization also does a lot of work in slum areas. And recently there was a big event they conducted in Bombay also. They have trained a lot of women, I think close to Darwi or somewhere. I'm sure. This is the kind of work. Yeah. Thank you. Thank you so much for bringing it so beautifully to all of us. And I feel that there are different ways in which mental health and well-being can be intervened. There are different lenses, and I truly feel कि वो ऐसे नहीं है कि एक ही थेरेपी को सेंटर में रखा जाए. It's more of an integrative approach that which works the best for the youth, and वो ही direction में to move forward collectively. So thank you so much for bringing in one specific intervention जो आप प्रैक्टिस करते हैं एंड जो आप यूथ के बीच में बहुत जल्द लेके जाने वाले हैं. सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू अस. I will now love for a few youth workers or a few youth speakers, them youth to themselves come up and share about their experiences कि उनके point of view में while they were listening to all the speakers, Aparna ji, Lakshmi ji, Pushpa ji, while they were listening to everyone, what were some of the thoughts that were going in their mind, just to build the dialogue together. And so would love for some of us to share our thoughts, share our experiences in the collective. And even if you have any questions, feel free to ask. Hi Prathana. I think we have heard people. I think it's important that some questions are also asked, because I know people may be having questions or reflections about what they've heard so far. So if that is okay, inviting also questions in this forum. Anything. It could be questions, reflections, sharing. Gunjan ji, I remember you had something to say, or Gunjan. Also, there's a question, Pratna, in the chat. Himani Shah has asked a question. If you could read that, and it's addressed to Aparna, so if she can answer after that. Yeah. Okay. So maybe we can take the question first. We should further explore peer-to-peer support as a medium for young people to enhance their well-being, as discussed by Aparna ma'am and Pushpa ji too. It is easier for young people to speak with other young people with similar experiences. How can we bring a basic psychosocial support training for more young people? And is this a model which could be further explored and scaled? So I think the question is towards the end around exploring and scaling peer-to-peer support. Sure. So if I've understood the question, I think
The question is around peer-to-peer support and whether it's a scalable and a good option, most importantly. And I think the assumption on which it is based that peers will be able to connect and understand better and maybe hold spaces also in a better manner. And I completely agree that a lot of times when there is a dialogue between adults and young people, it's a very top-down kind of an approach whereby you are trying to sort of preach or lecture or trying to convince people, whereas peers may have the power of sailing in the same boat. There is a shared sense of identity. There are similar kinds of journeys, and therefore connection becomes very, very easy. So I agree, and in fact, more and more, I think the world is moving towards advocacy of this peer-to-peer support model. I just had to say a couple of things for that. One is, I think, what kind of issues are best handled by peer support models also we need to be able to understand. Maybe all well-being issues can be handled, but I've also seen that those who offer support in peer support model also require support. Because anyway, at the end of the day, all of them are a part of a similar kind of a journey, and listening to experiences of vulnerability, trauma can also trigger something within peer supporters. So it's very important that peer supporters themselves need support, number one. And maybe along with peer support, I mean, there have to be skills of holding spaces, identifying distress, connecting people with, I feel there has to be skill of mental health literacy also. While COVID has actually exploded mental health, perhaps doors, I feel that it has also diluted mental health. Everybody says that they are feeling depressed. Feeling depressed is different from being depressed. So I feel we require some different kind of a language also in these peer support platforms. But I think it helps basically reduce stigma, provide support within the community. You don't have to go to expert. So I think it's a great model. But supporters need support, number one. And number two, I also feel maybe you require different levels of support. Maybe somebody will be okay with just a peer support. Somebody will require specialized support. Somebody will require family intervention. Somebody may require school intervention. Somebody may require support with employment, education, and not just emotional or psychological support. Somebody needs safety interventions because they are survivors of violence. So I think peer support could be the strongest and the central strategy, but it requires perhaps, other coordinated responses also. Hope I've answered the question, if that's what the person said. Yes, ma'am. Yes, that was the question. Thank you. That was helpful. Thank you, Himani. Also, I just, this is Ishani, and Aparna, there is a, with peer support, what you said is that, they need support for peer supporters need support. There is another trend that, we have seen, especially in colleges, where some of the issues, they would rather talk to a concerned or safe adult than talking among themselves. So that has also something that we have seen. So I think the combination of both probably is required. There are many young people who would talk not in the group, not with the peers, but especially if it is about their parents and all. So that was also something that we I have seen in the courses that we have run on self-development and things like that. But also question is to how does the adult peer, that partnership happen so that the classrooms or the the educational spaces can become a space where healing is also possible. I'm not saying that the primary role, but some healing is also possible. Yeah, and the partnership between, do you see the need for that partnership? I agree. I think those who are affected are easy to talk to. Those who are in centers of power and privilege are more difficult to talk to. And these are adults. They could be teachers, they could be educators, they could be parents or some other adults. So I really feel that maybe some education for adults themselves to understand young people's mental health is required. And I feel that even in educational institutions, sometimes
you have those dedicated value education classes or some segregated spaces for mental health. I feel it has to be integrated into the curriculum also. My observation over so many years of healing spaces for young people tells that many different spaces have to be made available by adults also. Maybe somebody will benefit from peer-to-peer support, but some people may find alienated, may feel alienated in peer circles because of, I think what was shared here just, some time back, that the peers were not supportive initially. So I just feel that multiple spaces are required, and sometimes young people find it safe, particularly in issues of abuse and violence, to talk to an adult also. So I feel it has to be integrated in everyday spaces, everyday languages, and adults need some communication. Majority of the mental health literature or content that is generated is directed at young people. I feel we need also content for adults as to how do you dialogue with young people around that, and remember what happened to you when you were young, and don't start any sentences with, when I was your age, you were not doing what you're telling your adolescent or youth to do. So maybe just being, reminding yourself of your vulnerabilities is also a good starting point. I feel that's really, really valuable and a very, very, I say, thought-provoking discussion out there regarding, to practice and to be present rather than to preach and, come up with these jargons of we know from the educational space. At times there's a tendency towards that there. But yeah, thank you. Gunjan, you raised your hand. I think we just have 60 seconds. Do you want to come in? No. Okay. All right. There is a So- request for, email IDs to be kind of, shared and, for that to happen. So definitely look into that, and we would ensure that in the upcoming conversations also the connection kind of deepens and there is that conversation that continues. And thank you so much for coming in. I would say we had the space to hear all the experts, and at the same time to be able to bring in some thought processes around what is really needed and what kind of structures might be a great starting point to begin with peer support, but also then to be sensitive to the language that we are using, and not to kind of generalize things in a sweeping way. That also becomes very important when it comes to mental health and में वसीम जी आपसे शुरू करें। आप म्यूट पर हैं वसीम जी। बहुत शुक्रिया पूजा। तो हमारे ग्रुप में, हमारे ब्रेकआउट में बड़ी मजेदार बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को एक दूसरे से। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हमने ये बात की कि वेलबींग को हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है, उसके बारे में चर्चा हुई कि जैसे जो बेसिक नीड्स है समाज में, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी हमारे वेलबींग नीड्स को अफेक्ट करती है। साथ में हमने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी सुने कि हम लोगों में से बहुत सारे साथियों ने समाज में अलग तरह के अच्छे स्पेसेस क्रिएट किए हैं जो एक दूसरे की वेलबींग को बढ़ाते हैं, जैसे टुगेदर स्टेबल के एक्सपीरियंसेस हिमांशी ने शेयर किए। इसके बाद में डॉक्टर सचिन के थ्रू हम लोगों ने ये देखा कि कम्युनिटी में बहुत सारे स्पेसेस भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं और उन स्पेसेस के थ्रू युवा साथी मदद ले रहे हैं। एक बात हमारे ग्रुप से जो निकल के आई थी वो बहुत अच्छी ये थी कि वेलबींग की जो नीड्स हैं वो सबकी अलग अलग है और वो उस नीड्स को जनरलाइज करके एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता, तो इसको डाइवर्स अप्रोच के साथ में देखने की बहुत जरूरत है। तो ये बेसिकली हमारे ग्रुप में से निकल कर आया। शुक्रिया। सुंदर, थैंक्स सो मच वसीम जी। प्रार्थना। आई फील हमारा जो कॉन्वर्जेशन रहा पिछले 40 मिनट्स का, वो बहुत ही ब्यूटीफुली सेंटर्ड था टुवर्ड्स किस तरीके के इश्यूज कम्युनिटी में अधिकतर युवाओं के बीच में देखे जाते हैं। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लोनलीनेस हो गया, सेल्फ हार्म हो गया, कहीं ना कहीं करियर का एक प्रेशर हम कह सकते हैं, और करियर का प्रेशर मोर और लेस कि अगर फेल हो गए तो कैसा होगा, तो फेलियर से कहीं ना कहीं सेंट्रिक, और रिलेशनशिप जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, और रिलेशनशिप के अराउंड जो रिजेक्शन एक आ जाता है,
और फिर उस रिजेक्शन से कोप करना। तो इस तरीके के इश्यूज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स मेंशन्ड कि वो अपने एरिया ऑफ वर्क में देख रही हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारी साथी थी जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे वाइल ग्रोइंग अप देयर वर पीपल जो स्टिग्मा को किस तरीके से एकदम ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसलेट होता है। कई बार इशू ये होता है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। द इशू इज देयर इज नो प्लेस। द पीपल जिनके बीच में बोलूँ वो मेरे ही एज के पीयर्स हैं, उनके साथ कैसे बोल, मतलब वो नहीं समझते कई बार। और कई बार टीचर्स के पास जाना चाहते हैं जो एक सर्टेन ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन के साथ मतलब प्री कंडीशनड होते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अनदर कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्टली we closed with something very beautiful, which was the role of peer support systems then, and the kind of language that we can use, the kind of words that we can use. So I think more or less हमारा जो conversation था वो इस pillar पे था on issues and some interventions that we can use. One of the experts also brought in one specific intervention जो use कर सकते हैं. So I think it was very interesting that day. Yeah, thanks प्रार्थना। आई थिंक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इश्यूज पे भी बात करने के लिए, इतने सुंदर तरीके से सब निकल कर आए। आई थिंक बहुत अच्छा कनेक्ट बैठा है। अंजनी, ओवर टू यू। Thanks, Pooja. I think so. Just again, जैसे बाकी सारे rooms में, this room also had a beautiful conversation कि safe spaces जब experience करते हैं young लोग, तो उससे उनके well-being पे क्या impact होता है, and as space holders हम कैसे create कर सकते हैं ये safe spaces. And I think from Asma sharing एक individual level पे भी कि उनके well-being पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, उनके खुद की इमेज, हर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, हर कॉन्फिडेंस अबाउट हु शी वांट्स टू बी इन लाइफ, वो बहुत कुछ मिला है बिकॉज ऑफ दी सेफ स्पेसेस। एंड दैट हैज इम्पैक्टेड नॉट जस्ट हर वेलबींग बट जैसे उनकी फैमिली की, उनकी कम्युनिटी की, एंड ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड। आई डोंट थिंक कि कुछ एक इंडिविजुअल वेलबींग है और एक कलेक्टिव वेलबींग है, सब मिक्स्ड है एक साथ। एंड आई थिंक वो बहुत ब्यूटिफुली निकला। ये भी हम लोगों ने बात की थी कि ये सेफ स्पेसेस क्रिएट कैसे होते हैं। आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी निकल के आई थी कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोग कनेक्शन फील करें, दैट दे आर नॉट अलोन, एंड कंपैशन फील करें, एंड क्यूरियोसिटी फील करें कि हो क्या रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस जहाँ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन क्रिएट होता है। एंड एज स्पेस होल्डर्स इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने वेलबींग का भी ध्यान रखें, बिकॉज अगर वो नहीं कर सकते तो यंग लोगों के लिए कैसे सेफ स्पेसेस हम बना सकते हैं। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वेलबींग ऑफ यंग पीपल को हम एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें जो हमें फिक्स करना है। इट इज समथिंग दैट वी डू टुगेदर, एंड आई थिंक दैट केम आउट रियली ब्यूटिफुली। एंड लास्टली आई थिंक ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि एक वेलबींग एक्सपर्ट के पास जाना या ये सर्विसेज प्रोवाइड लेना is also like a